नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट की है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो आपका पार्ट बी है उसकी, यानी जो आपका पेपर है वैसे उसकी तो 6th यूनिट है ये, ठीक है। लेकिन जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसकी सेकंड यूनिट है पार्ट बी की। तो आइए, उसमें एक क्लास मैंने आपकी ली है और उसमें मैंने आपको बेसिक बिल्कुल पढ़ाया है। तो आप है ना, ऐसा ना सोचें कि सिलेबस में वो चीज़ मेंशन नहीं है तो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में बिल्कुल की पॉइंट्स लिखे जाते हैं, मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जैसे लिखा है एंगुलर मोमेंटम लिखा है, तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए उससे पहले जिन चीज़ों को समझना आवश्यक है वो चीज़ें भी मुझे करानी पड़ेंगी, है ना। तो और यूनिट की शुरुआत है तो बेसिक मुझे कराना पड़ेगा, है ना, तभी आप अच्छे समझ सकते हैं। और वे चीज़ें कई बार पूछी भी जा सकती हैं, तो इसलिए वो बेसिक है बिल्कुल, और वो यूनिट से पहले कराना ही होता है, तो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बिल्कुल 1-2 लेक्चर तो बिल्कुल बेसिक ही होता है, तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आइए चलते हैं आगे। तो मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक कराया था वो था एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी के बाद क्या आता है आप जानते हैं। हेडिंग लिखें, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप कहते हैं हिंदी में, हिंदी बताते ही आपके समझ में आ जाएगा, है ना, जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट्स। तो एंगुलर को कहते हैं, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोणीय, और एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। कोणीय त्वरण की बात करनी है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैंने बता रखा है आपको कि बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखते ही क्या होता है, मतलब फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस। डेफिनेशन फिर आप अपने अनुसार बना सकते हैं, है ना, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं डेफिनेशन फिर आप। तो आप एक बात देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण को आप अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और देखो, ये बेसिक कराना इसलिए भी आवश्यक है, जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्होंने कोणीय त्वरण पढ़ा है, लेकिन उन्होंने एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर एक्सेलरेशन के रूप में, यानी इंग्लिश में उस चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं डायरेक्ट ही एंगुलर मोमेंटम पढ़ाने लगूँ जो सिलेबस में मेंशन है, तो वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जिन फिजिकल क्वांटिटी का मैं जिक्र करूँगा वो नहीं समझते, है ना। तो इसलिए ये बेसिक कराने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा देखो, बाकी आप बुक में भी देखेंगे ना, जब बुक आएगी या जिनके पास है बुक, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी मेंशन बुक में ना। और जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये सब चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। चलो, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का तो सिलेबस लगभग सेम ही है ना। देखो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। मैंने बताया डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है। और अपॉन में डेल्टा टी आ जाता है, तो मैंने बताया था उसे टाइम रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है टाइम रेट यानी समय दर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। एक बार सुने ध्यान से। तो इसका मतलब है द टाइम रेट, भाई अपॉन में डेल्टा टी आता है तो क्या रहता है, टाइम रेट, या रेट कह सकते हो आप सिंपली। अपॉन में डेल्टा टी है तो रेट किसका है, टाइम का। तो द टाइम रेट ऑफ, टाइम रेट किसका है, चेंज का। डेल्टा का मीन्स क्या है, चेंज। और चेंज किस में हो रहा है, ओमेगा में। ओमेगा मैंने बताया था क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। टाइम रेट का मतलब समय दर, और चेंज यानी परिवर्तन, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, यानी द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, किसी बॉडी की है, किसी वस्तु की है, ऑफ एनी बॉडी। इसे आप क्या कहेंगे, इज नोन एज, लिख देंगे आप एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज़ डिनोटेड बाई अल्फा, इसे आप अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन से आपको बताना पड़ेगा डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा टी क्या है। तो आप बताएंगे इफ़ डेल्टा ओमेगा बी द
एंगुलर वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इफ डेल्टा ओमेगा बी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। देन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ठीक है, और यदि आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, यानी तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, तो इंस्टेंटेनियस है ना, यानी एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो वो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा के प्लेस पर डी आ जाएगा बस, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और बताएं मुझे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यानी मात्रक। तो देखो डेल्टा ओमेगा यानी ओमेगा, डेल्टा ओमेगा भाई वेलोसिटी है ना ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। आपने देखा है इससे पहले डेफिनेशन में, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन थी रेडियन पर सेकंड, और अपॉन में डेल्टा टी है यानी अपॉन में सेकंड है, तो क्या आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार डायमेंशन की बात कर लो, यानी विमा की, तो डायमेंशन यानी विमा की बात कर रहे हैं। और देखो आपको पता है लास्ट डायमेंशन जो मैंने निकाली थी ओमेगा की, तो डेल्टा ओमेगा यानी ओमेगा एक तरीके से, तो उसकी डायमेंशन कितनी आई थी, टी टू द पावर -1, और अपोन में डेल्टा टी है यानी इसकी डायमेंशन टी होती है टाइम की, तो टी टू द पावर -2 हो जाएगा, टी टू द पावर -2, क्लियर है। तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसकी टाइम रेट को ही, उसके रेट को ही आप क्या कहते हैं, है ना। टाइम रेट का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में जो काम होता है, तो कहने का मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी, एक सेकंड में बॉडी की जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा उसे ही आप एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो टाइम रेट का मीन्स क्या होता है कि एक सेकंड में जो चेंज होता है एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है, यानी एक सेकंड में कोणीय त्वरण में होने वाले परिवर्तन को, वो एक सेकंड में कोणीय वेग में होने वाले परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करें, ठीक है। यदि आप इसे ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, एक तो डेफिनेशन यही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इन 1 सेकेंड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपोन में डेल्टा टी आता है, टाइम रेट कहते हैं, या कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में जो काम हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड में जो चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसे आप नोट करें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो मैंने रफ कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। मैंने कहा स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिए ना, आप नोट करा करें साथ साथ रफली। आओ आगे नेक्स्ट हेडिंग देखो, चलते हैं किसकी ओर, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और अब बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का उपयोग करते हुए, यानी कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, जिसका कोणीय त्वरण है अल्फा, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है गति की समीकरण इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है ना, 3 इक्वेशंस ऑफ होती है मोशन की। एक तो है, पहली आपको पता है v = u + at, दूसरी है s = ut + ½ at², और थर्ड क्या है v² = u² + 2as। तो ये आपकी है ना, फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है आपने। तो इन इक्वेशंस को ही, वो जो इक्वेशंस थी वो लीनियर मोशन के लिए थी, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए थी, लेकिन अब जो मोशन है आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन करती हुई कोई बॉडी है, उसके लिए आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी है। तो हेडिंग डालो इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस किसकी हैं, मोशन की, यानी गति की समीकरणें हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और किसके लिए हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैंने कहा फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, या फॉर रोटेशनल मोशन कह दो, है ना, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन कह दो चाहे आप, है ना भाई। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हैं, लेकिन किसके लिए है, रोटेटिंग बॉडी के लिए है। रोटेटिंग बॉडी का अर्थ है यानी ऐसी बॉडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है, यानी जो घूर्णन गति कर रही है, रोटेटिंग बॉडी,
ठीक है, या आप लिख सकते हो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हेडिंग तो कितनी बन सकती हैं, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन कह दो, घूर्णन गति की समीकरणें, या कह दो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेटिंग बॉडी, एक ऐसी वस्तु के यानी घूर्णन करती हुई वस्तु के लिए गति की समीकरणें। ठीक है, चलो तो देखो पहले आपको याद होनी चाहिए वे वाली समीकरणें जो आपके पढ़ी है आपने लीनियर मोशन के लिए। फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पढ़ी है ना आपने। सेकंड क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने पढ़ी है। अब इन्हें कन्वर्ट करना है आपको किसमें, रोटेशनल मोशन के लिए। ये तो लीनियर मोशन के लिए थी। देखो रोटेशनल मोशन में आप एक बार बताएं, वेलोसिटी को आप लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती थी और एंगुलर यानी रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसे आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये रेखीय वेग है और ये कोणीय वेग है। ठीक है, यानी रेखीय गति में रेखीय वेग था और कोणीय वो घूर्णन गति में कोणीय वेग है। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन के लिए है और ये लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन के लिए है। ये एंगुलर वेलोसिटी है जो रोटेशनल मोशन के लिए है, क्योंकि आप रोटेटिंग बॉडी के लिए बात करें, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस बता रहे हैं, तो v के प्लेस पे क्या आएगा, ओमेगा। बात समझ में आई। और देखें u आता था तो u की जगह ये भी वेलोसिटी है तो ओमेगा तो रहेगा, लेकिन इसे ओमेगा नोट लिख लो। यानी ओमेगा नोट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी प्रारंभिक कोणीय वेग। तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। आओ आगे, और क्या क्या सिंबल है। देखो एक्सेलरेशन, वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन होता था यानी रेखीय त्वरण, और अब क्या है, अब है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण। तो ए के प्लेस पे क्या आएगा, अल्फा। और देखो टाइम तो टाइम रहेगा, टाइम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, बताएं। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन था रेखीय विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर आपने पढ़ा है, यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा की डेफिनेशन में पढ़ा है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट लीनियर था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है जिसे आप थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी वहाँ विस्थापन रेखीय था, रेखीय विस्थापन, और यहाँ क्या है, कोणीय विस्थापन। तो ये प्रतीक बदल जाएंगे, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो देखो अब क्या हो जाएंगी इक्वेशंस। देखो v की जगह मैंने बताया आपको क्या आ रहा है, ओमेगा। तो लिख लो ओमेगा बराबर, एक काम करो वीडियो को पॉज करो और इनकी हेल्प से पहले लिख के बैठ जाओ आप, है ना, और फिर मैच करो वीडियो को आगे चला के। ये काम करो। तो देखो v की जगह ओमेगा आएगा तो ओमेगा आया, और u की जगह ओमेगा नोट आएगा, और a की जगह अल्फा आएगा, t की जगह t आएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, दूसरी वाली देखो, s की जगह थीटा आएगा और u की जगह क्या आएगा, ओमेगा नोट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो थर्ड, v की जगह ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है जी, करो नोट। इनका प्रूफ भी करना है, लेकिन आप पहले मतलब नोट तो अभी आप रफली करते चलो, है ना। पीडीएफ नोट्स में आपको अच्छे से लिख के दूंगा ही। ठीक है जी, चलो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। समझ में आई ये इक्वेशंस, मैंने कन्वर्ट करके बताई हैं, आपको कन्वर्ट नहीं करनी, मैंने बताया कैसे आई है ना। जैसे ये याद रखिए आपने, उसी प्रकार आप ये याद है ना तो खुद याद रहेंगी। आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हुए हैं, बाकी आप इन्हें याद भी कर सकते हो। ठीक है, आओ इनके प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो हेडिंग डालो प्रूफ। ठीक है, मतलब मैं लिख दूंगा अच्छे से, प्रूफ करा देता हूँ मैं, है ना, आप समझने पे ध्यान दें केवल। तो देखो कोई एक ऐसी बॉडी है, प्रूफ करने से पहले क्या है मैं बता देता हूँ उसकी भूमिका। कोई एक बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, कोणीय त्वरण कितना है, अल्फा। ठीक है, कोई वस्तु है जो घूर्णन गति कर रही है जिसका एंगुलर
एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण कितना है अल्फा, ठीक है। और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है ओमेगा नोट, और जो अंतिम वेग है फाइनल वेलोसिटी वो कितना है ओमेगा, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है टी टाइम तक रोटेशन कर रही है ना, रोटेशनल मोशन कर रही है। और उसका जो एंगल बदल रहा है, मान लो पहले एंगल 0 था, अब एंगल बदल कर कितना हो गया थीटा, 0 से थीटा तक एंगल बदल रहा है, ठीक है। चलो तो देखो इस तरीके से समझ सकते हो। यदि आप डायग्राम भी बनाना चाहें ना, हालांकि डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मान लो कोई बॉडी है, ये है बॉडी है ना, क्योंकि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के लिए बात चल रही है सारी, तो कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी इस तरीके से है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। अब ये मोशन करेगी तो मोशन करने के बाद देखो फिर घूम फिर के ऐसे आ जाएगी, तो इसकी अब एक्सिस यहाँ आ गई, तो दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना बना थीटा, यानी ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी बाद की पोजीशन है, तो एंगल कितना है थीटा, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, देखो ऐसे, पहले ये बॉडी ऐसे थी इस तरीके से, तो इसकी जो एक्सिस है ये रही, पहला एंगल कितना बन रहा है थीटा बराबर 0, यानी पहला एंगल तो 0 है, और अब घूम के मान लो इस तरीके से ऐसे आ गई, तो अब एंगल कितना बन रहा है इसकी एक्सिस के साथ, मतलब कितना चेंज हुआ एंगल में थीटा चेंज हुआ, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, और ये घूम रही है ऐसे, है ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो इस तरीके से, ये तो एक्सिस है जिसके अलोंग घूम रही है, और ये बॉडी है ना, ये वाली जो बॉडी है मान लो पहले ऐसे थी और अब ऐसे घूम रही है, तो पहले ऐसे थी तो एंगल थीटा था, वो 0 था, है ना, और अब घूम के इधर चली गई तो कितना एंगल बन गया थीटा बन गया। तो कहने का मतलब ये है रोटेशनल मोशन कर रही है, इसका जो शुरुआत में एंगल था कोण था वो 0 था, बाद में थीटा हो गया है, और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक काम करें, बार बार मैं बोलूँगा नहीं, तो शुरुआत में ही मैं एक बार बता दूंगा कि कोणीय वेग क्या है ना, और मतलब जो हिंदी में था वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर आप ध्यान अपना आप दें, यानी सुन करके फिर याद रखें, लिख लें अलग को, और फिर उसी रूप में समझने का प्रयास करें। देखो तो शुरुआत में ही जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नोड है, और बाद में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा है, और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और टाइम तो सेम है ही, तो चलो है ना, तो ये इंट्रोडक्शन था इसका। कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है, आओ अब इसकी प्रूफ कर देंगे। प्रूफ में पहले फर्स्ट वाले का करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन। देखो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने पढ़ाया था, अब देखो ये फॉर्मूले ना पता होते तो प्रूफ नहीं हो सकता था, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, इसलिए मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, मैं ये इस ऊपर नहीं छोड़ सकता, और ये सिलेबस में है भी, है ना, चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती बीएससी में, जो मान लो जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, नहीं आएंगी, लेकिन ये सिलेबस में है ना, और साथ में ये पढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ रही है। देखो मान लो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो इनके प्रूफ में आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते हो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्या होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, बताया था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करनी है, आइए देख लेते हैं। देखो इसे इधर ले जाओ, अल्फा डी टी बराबर क्या आ जाएगा डी ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन ऑन इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर। देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, सब जानते हैं, अल्फा इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा, लेकिन यहाँ डी टी आ रहा है तो यहाँ पे लिमिट किसकी लेनी पड़ेगी टाइम की, और मैंने कहा टाइम कितना है टी, यानी शुरुआत में टाइम 0 था और अब टाइम कितना है टी, तो टी तो टाइम है, 0 से तो स्टार्टिंग होती है। यहाँ ओमेगा की लिमिट लेनी पड़ेगी, डी के साथ जो रहता है केवल उसी की लिमिट रहते हैं, ये तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं अच्छे जानते होंगे। तो ओमेगा की लिमिट लोगे, ओमेगा शुरुआत में कितना था ओमेगा नोट, इनिशियल ओमेगा नोट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट थी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अल्फा क्या है कांस्टेंट है ना, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही होती हैं, तो ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है अल्फा। तो देखो क्या बचा
अल्फ़ा, और इसका इंटीग्रेशन कर लो। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रल 0 टू टी डी टी बराबर इंटीग्रल ओमेगा नोट टू ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है जी। तो आप एक बार देखें, ये इंटीग्रल मेथड है ना, मतलब प्रूफ करने के लिए क्या है, ये इंटीग्रल मेथड है। और वे इक्वेशन भी मैंने आपको करा दी थी जनरल मेथड के द्वारा। बाकी मैंने बताया था 3 मेथड होते हैं, जनरल मेथड, ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड, है ना। तो आप तीनों में से किसी से भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा एक मेथड आपके लिए पर्याप्त है। तो वो मैंने जनरल मेथड के द्वारा कराई थी आपको प्रूफ, और मैं आपको दूसरा मेथड भी बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इन इक्वेशंस को मैं इंटीग्रेशन मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ क्या आएगा। और ग्राफिकल मेथड आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, शायद 11th में भी होता है, तो है ना, वो पढ़ चुके हैं, छोड़ो उसे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो डी है, ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रल है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, है ना। तो देखो क्या बचेगा, टी बचेगा। भाई ये अवकलन है, ये समाकलन है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो टी बचेगा केवल। और लिमिट क्या है, 0 से टी तक। और देखो यहाँ ओमेगा बचेगा केवल इसी प्रकार, और ये ओमेगा नोट से ओमेगा तक बचेगा। ठीक है, लिमिट पुट करो। आप सभी जानते होंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लेते हैं, और फिर लोअर लिमिट। टी की जगह टी रखा, माइनस टी की जगह 0 रखा। और देखो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अल्फा टी क्या बचा, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। तो ओमेगा नोट को इधर ले आओ, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, और बराबर कितना आया, ओमेगा। तो देखो ओमेगा बराबर क्या आया, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। देखो ये है या नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट करो, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन प्रूफ करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के मेथड से क्या, और आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, हेडिंग लिखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ तो चल ही रहा है, तो सेकंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण को सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। आइए देख लेते हैं। दूसरी समीकरण ये है, इसे प्रूफ करना है। तो देखो इसमें भी हेल्प लेंगे फॉर्मूले की। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो, अभी तो पढ़ाया मैंने, अभी कहाँ, कल पढ़ाया था, है ना, मतलब लास्ट क्लास में। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, पढ़ा है ना आपने ये। देखो यहाँ ओमेगा आप जानते हैं, अभी फर्स्ट इक्वेशन से प्रूफ किया आपने, ये होता है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू रखो यहाँ, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी की इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, हाँ पहले ऐसे लिख लो, इसे हटाओ, पहले लिखो ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी और इंटू डी टी बराबर डी थीटा। फिर आपको पता है क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करना है मतलब, है ना, दोनों तरफ का समाकलन करने का, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो लिमिट लेनी पड़ेगी, dt की लिमिट लेनी पड़ेगी ना इधर। तो देखो इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इंटू में क्या है dt, इधर भी इंटीग्रेशन हो रहा है डी थीटा, लेकिन इधर थीटा आ रहा है डी के साथ, तो लिमिट लेनी पड़ेगी थीटा की। और मैंने बताया थीटा 0 से लेकर थीटा तक ही है ना, और टाइम है, टाइम तो मैंने बताया 0 से लेकर टी तक है, दोनों तरफ है ना इंटीग्रेशन कर देना है। अब आप देखो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 0 टू टी, है ना, ओमेगा नोट इंटू डी टी प्लस मल्टीप्लाई करो इंटीग्रल 0 टू टी अल्फा टी और इंटू डी टी, और बराबर में है आपका इंटीग्रल 0 टू थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, कांस्टेंट है ओमेगा नोट, ये बाहर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है ये ना, प्रारंभिक वेग, तो ये बचेगा 0 टू टी डी टी
प्लस अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 टू टी है ना, डी टी, और यहाँ क्या था टी, और बराबर में ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा 0 टू थीटा इंटू डी थीटा। देखो भाई डिफरेंशियल इंटीग्रल कट गए, टी बचा, तो लिमिट टी और 0 टू टी प्लस अल्फ़ा टी की पावर 1 है, ठीक है। इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, टी की पावर n इंटू डी टी या x टू द पावर n इंटू डी एक्स, वो होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा है। तो टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। पावर में 1 ऐड हो जाता है तो 1 प्लस 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, और इसमें लिमिट रखनी है 0 टू टी। यहाँ पर डी और यानी डिफरेंशियल इंटीग्रल कट जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा की लिमिट क्या है 0 टू थीटा, ठीक है जी। लिमिट रखो ओमेगा नोट टी माइनस 0 प्लस अल्फ़ा बटे 2 है ना, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0, और ये थीटा माइनस 0। तो देखो क्या बचा, ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर बराबर थीटा, यही तो बचा। अब इसे थोड़ा बस सही करके लिख लो। सही करके कैसे लिखना है, थीटा को इधर लिखो और इसे इधर लिखो, तो थीटा बराबर क्या है, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ठीक है जी। देखो यही तो है सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई है। आप इसे नोट करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो तो आप नोट कर लेना। अब कौन सी इक्वेशन करनी है आपको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हेडिंग लिखो थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपके सामने लिखी है बोर्ड पर, तो लिखो हेडिंग लिखो थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए भी आप वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज किया था, और वो एक्सप्रेशन क्या था आपका, लिखो वी नो दैट बताओ क्या होता है, वी नो दैट बोलो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो यूज किया था वो क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये था, मेमोरी थोड़ा है ना शार्प रखो आप लोग, है ना, यही तो यूज किया था। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसे इधर में हाँ क्या करें, हाँ इसमें एक काम करेंगे, इसे करो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डी थीटा से डिवाइड कर दिया, काट दोगे तो अब भी तो वही बचा, बात वही है ना। तो आप देखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, आपको पता है ना ये फॉर्मूला, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, क्या होता है जी, ओमेगा होता है, ठीक है। आप समझ में आया ये क्यों पढ़ाने नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि इनका बहुत यूज है। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और इंटू ओमेगा, डी थीटा की मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को पहले लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग ठीक है जी। इंटीग्रेशन कर दिया है, आइए देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल अल्फा डी थीटा और बराबर इंटीग्रल ओमेगा डी ओमेगा। देखो यहाँ पर थीटा आ रहा है डी के साथ, तो थीटा की लिमिट आएगी 0 टू थीटा, और यहाँ पर ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा की लिमिट आएगी ओमेगा नोट टू ओमेगा, क्योंकि प्रारंभिक इनिशियल तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट है और फाइनल क्या है ओमेगा। इनिशियल एंगल जो है 0 है और फाइनल क्या है थीटा, ये मैंने बता दिया शुरुआत में ही। कांस्टेंट बाहर निकाल लो, डी थीटा है ना, और यहाँ देखो ओमेगा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ओमेगा नोट टू ओमेगा और डी ओमेगा। तो देखो अल्फा बराबर थीटा बचा और 0 टू थीटा बराबर ओमेगा बचा, है ना भाई, ओमेगा ही तो बचा, डिफरेंशियल इंटीग्रल कट गए, ओमेगा नोट है ना और ओमेगा। देखो
एल्फा लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी। तो अल्फा थीटा बचा, क्या बचा? अल्फा थीटा। हाँ ये गलत कर लिया हमने इधर से, ओमेगा बाहर नहीं आएगा भाई, है ना, ओमेगा बाहर नहीं आएगा, यहाँ से कर लेते हैं। देखो ओमेगा बाहर क्यों नहीं आएगा? कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही तो है ओमेगा भाई, ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा की पावर 1 मानी जाएगी। तो ओमेगा की पावर क्या मानी जाएगी? 1। तो 1 पावर मानोगे तो आपको पता है क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है? ओमेगा नोट से ओमेगा तक। ठीक है, तो देखो कारण समझ में आया? गलती हुई बीच में तो आगे जाके तुरंत पता चल गया कि गलत हो गया है। तो इस बात मतलब ये चीज़ कहाँ से होती है? अभ्यास से। तो यदि आप भी इतनी बार अभ्यास कर लेंगे ना, तो माइंड यदि थोड़ा इधर उधर हो भी जाएगा तो है ना, हाथ खुद बता देगा कि गलत हुआ है या सही हुआ है, तो आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा कि गलत है। तो इसलिए अभ्यास का परिणाम होता है 1/2 बाहर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर, पहले अपर लिमिट बीच में माइनस फिर लोअर लिमिट, 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, तो एक काम करो, ये जो 2 है ना इसे इधर ले जाओ, ये जो 1/2 है इधर पहुंच गया तो 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इधर चला गया। या एक काम करो, अभी यहाँ लिमिट नहीं रखी इधर हमने, तो इधर भी लिमिट मत रखो। ठीक है ना, दोनों की लिमिट एक साथ ही रख लेंगे। 1/2 बाहर ले लिया ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट क्या है? ओमेगा नोट से ओमेगा तक। अब दोनों साइड की लिमिट एक साथ ही रख लेंगे। तो देखो 2 इधर चला गया, 2 अल्फा, और लिमिट रखी पहले थीटा माइनस 0 हो जाएगा, और फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर। ठीक है जी। देखो 2 अल्फा थीटा बराबर क्या आया? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर। ध्यान दो, ओमेगा नोट स्क्वायर इधर ले जाओ, ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और बराबर में क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और आप देख सकते हैं यही तो है थर्ड इक्वेशन, बस इसे इधर लिख लो, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, है ना, उसे इधर लिख लो, ओमेगा नोट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ना? तो तीनों इक्वेशन प्रूफ हुई, है ना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप बताना फिर कोई प्रॉब्लम हो तो, बाकी नहीं तो अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य पहुंचाते रहिए। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग, है ना, किस तरीके से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं। क्लियर है ना? अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए, और तभी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप ग्रुप में नहीं है तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।